नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी, पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हमारा खास शो जो हर रोज हम आपके लिए लेकर आते हैं ताकि आपको सिखा सके निवेश के गुर और ये बता सके कि फाइनेंशियल प्लानिंग करना क्यों जरूरी है, क्या सही तरीका होना चाहिए, क्या होना चाहिए पहला कदम। ये तमाम बातें योर मनी आपको सिखाता है और ऑलरेडी अगर आपने इन्वेस्टमेंट्स की शुरुआत कर दी है तो उसे बेहतर कैसे बना सकते हैं, ये गुर भी आप योर मनी के जरिए सीख सकते हैं। तो आप कैसे शामिल हो सकते हैं शो में, सबसे पहले तो वो तरीका नोट कर लीजिए। उसके बाद आज के मेहमान से भी आपको मिलवाएंगे और आपके सवालों को भी करेंगे शामिल। 704-522-0000 ये हमारा नंबर है व्हाट्सएप का, और साथ ही ईमेल आप कीजिए yourmoney@nw18.com। हैशटैग आस्क आवाज योरमनी लिखकर भी आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं फेसबुक ट्विटर के माध्यम से CNBC आवाज के हैंडल पर जाकर। तो ये तमाम सोर्सेज है जिसके थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हैं योर मनी के साथ। और आज आपके सभी सवालों को आंसर करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ मौजूद रहेंगे। आपके जो तमाम सवाल हैं उनको आंसर करने के लिए प्रबलीन वाजपेयी हमारे साथ है, जो कि फाउंडर है फिनफिक्स रिसर्च एंड एनालिटिक्स की। प्रबलीन नमस्कार, स्वागत है आपका। और क्वेरीज हम लेंगे, लेकिन उससे पहले आज बात करते हैं डाइवर्सिफिकेशन की, बैलेंस पोर्टफोलियो की, क्या सही तरीका होना चाहिए एसेट एलोकेशन का। ये टॉपिक ना सिर्फ बिगनर्स के लिए फायदेमंद है बल्कि जो ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं उनके लिए भी जरूरी है ताकि वो अपने पोर्टफोलियो को बेहतर बना सके, क्योंकि शो की ड्यूरेशन लिमिटेड होती है, हम ज्यादा सवाल भी नहीं ले पाते हैं। तो इसीलिए हम हर रोज एक टॉपिक ऐसा पिक करते हैं ताकि हम म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट से जुड़ी एजुकेशन भी लेंड कर सके हमारे व्यूअर्स को। तो बैलेंस पोर्टफोलियो के बारे में बताइए, क्या सही तरीका है बैलेंस पोर्टफोलियो बनाने का, किस तरीके के फंड्स मिलाकर हम बैलेंस पोर्टफोलियो बना लेते हैं, क्योंकि अब इतनी सारी कैटेगरीज हैं प्रबलीन मार्केट में, इतना कंफ्यूजन होता है। हाइब्रिड फंड्स आपके पास है जो ऑल टुगेदर इक्विटी और डेट का बैलेंस है, बैलेंस फंड्स है जिन्हें हम कहते हैं कि वो आपके पोर्टफोलियो को बैलेंस लेंड करते हैं, रिस्क कम होता है। तो बहुत कंफ्यूजन भी होता है बिगनर्स को। तो प्लीज बताइए बैलेंस पोर्टफोलियो की सही डेफिनेशन क्या है। नमस्कार दीपाली। बिल्कुल, आई थिंक बैलेंस जो एक टर्म है जिसको हम एक संतुलन बोलते हैं, एक संतुलित मात्रा में कहते हैं। लाइफ में सब कुछ होना चाहिए। हम वर्क लाइफ बैलेंस की बात करते हैं, हम बैलेंस डाइट की बात करते हैं, एंड बिल्कुल उसी तरीके से इन्वेस्टमेंट्स में भी एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो आई थिंक क्रिएट करना एक तरीके का ऑल वेदर पोर्टफोलियो बना देता है, जिसपे हमारे पास डिफरेंट तरीके के एसेट क्लासेस होते हैं। इक्विटीज हो गया, डेट हो गया, गोल्ड हो गया, और इन सारे एसेट क्लासेस का एक अपना टेम्परामेंट है, एक अपनी रिस्क प्रोफाइल है, एक रिटर्न प्रोफाइल है, और एक रिएक्ट करने का तरीका होता है डिफरेंट इकोनॉमिक साइकिल्स में। इन सारी डिफरेंट एसेट क्लासेस को जोड़ के हम एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो बनाते हैं। एंड एक जो हम बहुत ब्रॉडर डेफिनेशन की बात करें अगर दीपाली, तो वहां पे हम बहुत सिंपलिस्टिक तरीके से ये बोल सकते हैं कि एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो में आपके पास एक ग्रोथ एसेट भी होना चाहिए। जी, इनफैक्ट तो यहाँ पर हमारे इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो का हम जिक्र करते हैं। जी प्रबलीन, आप अपनी बात पूरी कीजिए। किसी टेक्निकल खामी की वजह से आपकी ऑडियो नहीं आ रही थी, प्लीज बात कीजिए अपनी पूरी। जी। सो बेसिकली दीपाली यहाँ पे हम लोगों ने जैसे डिफरेंट एसेट क्लासेस को जोड़ के हम लोग कोशिश करते हैं कि हम एक सर्टेन परसेंटेज में हर एसेट क्लास का इंक्लूजन करें, और हर एसेट क्लास एक अपना जो काम है पोर्टफोलियो में वो करेगी। जैसे कि एक बैलेंस डाइट करती है, आपको कार्बोहाइड्रेट्स की जरूरत आपकी शरीर को किसी चीज के लिए है, आपको प्रोटीन्स भी चाहिए, आपको विटामिन्स भी चाहिए, मिनरल्स भी चाहिए। उसी तरीके से ये डिफरेंट एसेट क्लासेस जो हैं, ये डिफरेंट मार्केट साइकिल्स के थ्रू आपको लेते हुए आपका एक रोबस्ट पोर्टफोलियो क्रिएट कर देती है। इसका मैं एक एग्जांपल दूंगी। अगर हमारे पास किसी इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में ले लीजिए 40% उनके पास पीपीएफ है, निफ्टी उनके पास 30% है तकरीबन, और मिड कैप निफ्टी 150 जो है वो 20% है, और गोल्ड 10% है। उसका भी दीपाली एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो बनाते हुए एक जो रिटर्न है 15 साल में उनको अबाउट 11.3% CAGR मिल सकता है। यहाँ पे जब इक्विटीज डाउन होंगे तब जो पीपीएफ है या उनका डेट एलोकेशन होगा वो उनको होल्ड करेगा, गोल्ड होल्ड कर लेता है, और जो ग्रोथ है वो हमें इक्विटीज के थ्रू मिल जाती है। ओके, ठीक है। तो बैलेंस पोर्टफोलियो के एज सच कोई डेफिनेशन नहीं है, पर्पस यही है कि आप एक ऐसा पोर्टफोलियो बनाएं जहां पे रिस्क और साथ ही साथ सेफ्टी का प्रॉपर मिश्रण हो, और लंबी अवधि के नज़रिए से इन्वेस्टमेंट्स हमेशा करें। पोर्टफोलियो ऊपर नीचे होता है लेकिन अल्टीमेटली रिटर्न्स आपके आने चाहिए, वो ही आपका पर्पस होता है इन्वेस्टमेंट करने का।
तो बहुत ज़्यादा क्लटर्ड पोर्टफोलियो ना करें, छोटा सा पोर्टफोलियो बनाएं और उसमें डाइवर्सिफिकेशन करने की पूरी कोशिश करें, फिर जिसमें डेट इक्विटी सबका बैलेंस होना चाहिए। और ये शो योर मनी हम लेकर आते हैं ताकि अगर आपको अब भी कोई कंफ्यूजन हो पोर्टफोलियो रिलेटेड तो आप इस शो में आके अपने सवाल पूछ सकते हैं। निकुंज डागा पहले कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। निकुंज नमस्कार, बताइए आपका क्या सवाल है? मैम मैंने आपको पोर्टफोलियो भेजा है। जी, हाँ, उसमें मुझे एक्चुअली अभी कोई गोल मेरा फिक्स नहीं है। मुझे ये जानना था कि मेरे पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन कैसा है, और दूसरा क्वेरी था कि मैं 2 फंड्स के बारे में जानना चाहता था। एक, शुड आई ऐड एनी हाइब्रिड फंड, एंड सेकेंडली शुड आई इन्वेस्ट इन गवर्नमेंट बॉन्ड्स और नॉट। ओके। तो पहले तो इनका पोर्टफोलियो देखिए आप। एक चीज बताइए निकुंज, जी आप कितने समय से इन फंड्स में पैसा डाल रहे हैं जो पोर्टफोलियो आपने भेजा है हमें? मैम ऑलमोस्ट 2 साल से। 2 साल से। तो इनका पोर्टफोलियो अगर देखें प्रबलीन, तो अच्छी बात यह है कि 33 साल के हैं और इन्होंने प्लानिंग ऑलरेडी करना शुरू कर दी है। दूसरा पॉइंट जो मैंने नोटिस किया इनके पोर्टफोलियो में वो ये कि ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट टूल्स भी इनके पोर्टफोलियो में है, जिसमें पीपीएफ, एनपीएस, एलआईसी जैसे चीजें हैं और फंड्स भी हैं। लेकिन फंड्स की लिस्ट काफी लंबी है, ऑलमोस्ट 9 फंड्स इन्होंने रखे हुए हैं 30,000 के एसआईपी के लिए। तो पहली चीज तो इनके पोर्टफोलियो पर आपकी राय। दूसरा ये बैलेंस पोर्टफोलियो की आप बात कर रही थी, बैलेंस पोर्टफोलियो ये बनाना चाहते हैं जिसमें हाइब्रिड, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, फॉरेन फंड्स, क्या इनको भी इंक्लूड करना चाहिए या फिर नहीं? सजेशंस आपके। जी, सबसे पहले तो निकुंज जी को मैं बोलना चाहूंगी कि आप अगर किसी सफर पे चले हैं तो आपको डेफिनेटली पहले ये पता होना चाहिए कि आपने जाना कहाँ है। आप वहां साइकिल से पहुंच सकते हैं, या आपको ट्रक की जरूरत है, या आपको गाड़ी की जरूरत है, या स्कूटर चाहिए। ये तभी डिसाइड हो सकता है जब आपको पता है आपने कितनी दूरी का फासला तय करना है। सो आई थिंक सेटिंग योर गोल इज द फर्स्ट स्टेप, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी हमने बैलेंस्ड पोर्टफोलियो हो या आपके एसेट एलोकेशन, सारी चीजों को समझने के लिए और एक सही तरीके से पोर्टफोलियो को क्रिएट करने के लिए। पर उसके अलावा अगर आपने अभी डिसाइड नहीं किया है तो एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो के नजरिए से मैं अभी ये बोलूंगी कि आपका पीपीएफ, एनपीएस, एलआईसी को मिला के आपकी एक ऑलमोस्ट 2.5 लाख साल का जा ही रहा है। आपकी जो एसआईपी है 30,000, 30,000 के करीब है, उसमें यानी कि आपका साल का करीबन 3,60,000 चला जाता है। तो अगर हम ब्रॉडली इसको लेके चले तो आपका एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो ऑलरेडी है, बिकॉज आपका फिक्स्ड इनकम में अलग से इन्वेस्टमेंट जा रहा है। एनपीएस का आपने मेंशन नहीं किया है कि कौन सा प्लान है। अगर वहां पे ज्यादा इक्विटी ओरिएंटेड है तो फिर आपका इक्विटी का ऑफकोर्स रुझान, मतलब ओवरऑल पोर्टफोलियो में एलोकेशन इंक्रीज हो जाता है। बट अगर हम उसको एक बैलेंस ही लेके चले कि आपका उसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वाला भी एलोकेशन है, तो इस टाइम पे आपका पोर्टफोलियो अबाउट 60-40 के एलोकेशन पे ऑलरेडी है। 60 इन इक्विटीज एंड 40 टुवर्ड्स फिक्स्ड इनकम। इसके अलावा निकुंज जी का जो मुझे पोर्टफोलियो है, जहां मुझे 2 चीजें मैं डेफिनेटली सजेस्ट करना चाहूंगी। इनके पास 2 ईएलएसएस फंड है, क्योंकि इनके पास पीपीएफ है, एनपीएस है, एलआईसी है, तो ये सब मिला के इनका एटीसी ऑलरेडी पूरा हो जाता है। तो ईएलएसएस की यहाँ पे इनको जरूरत नहीं है। और इसके अलावा इनका जो ओवरलैप है वो भी थोड़ा ज्यादा है। एक इनके पास लार्ज कैप फंड है, इसके अलावा दीपाली इनके पास निफ्टी 50 भी है, तो वो भी लार्ज कैप हो गया। और ऑफकोर्स जो टैक्स सेवर है, मिराई टैक्स सेवर, वो भी लार्ज कैप ओरिएंटेड है। तो आई थिंक टैक्स सेवर को कम करने से भी आपका एक लार्ज कैप एलोकेशन थोड़ा रिड्यूस होगा, और आप निफ्टी 50 में ही अपना लार्ज कैप एलोकेशन रख लीजिए निपॉन लार्ज कैप की जगह। एंड अगर हम दीपाली यहाँ पे एक 10 साल का होराइजन लेके चले और एक 11% के रिटर्न्स के हिसाब से निकुंज जी करीबन 70 लाख इकट्ठा कर पाएंगे इन द नेक्स्ट 10 इयर्स। और अगर 15 साल के लिए ये पैसा रखते हैं तो करीबन 1.4 करोड़ ऐड हो सकता है। हाइब्रिड फंड की जरूरत नहीं है अगर ये लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो है। तो जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, जो एलोकेशन है इक्विटी और फिक्स्ड इनकम में, वो आप पोर्टफोलियो लेवल पे करिए, आप स्कीम लेवल पे मत करिए। हाइब्रिड फंड की यहाँ मुझे लगता है रिक्वायरमेंट नहीं है। इंटरनेशनल एलोकेशन अगर लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो है तो डेफिनेटली ऐड हो सकता है फॉर डाइवर्सिफिकेशन। ठीक है, इंटरनेशनल फंड ऐड कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म होराइजन हो तभी। हाइब्रिड फंड की जरूरत नहीं है। बाकी पोर्टफोलियो पर आपको सजेशंस दिए हैं प्रबलीन ने। अगले कॉलर से अब बातचीत करेंगे। सुमित कुमार पश्चिम बंगाल दुर्गापुर से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। सुमित जी गुड इवनिंग, बताइए क्या सवाल है आपका, क्या जानना चाहते हैं?
गुड इवनिंग मैडम, मैं हूँ सुमित, मैं दुर्गापुर वेस्ट बंगाल से बोल रहा हूँ। मेरा एज 42 इयर्स है। अभी मैं एक साल हुआ मैं आई हैव स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन SIP, जहाँ पे मेरा 32,000 का पर मंथ का SIP चलता है फॉर लास्ट 1 ईयर डूइंग दिस, एंड आई एम प्लानिंग टू डू मोर 18,000 SIP। मेरा जो होराइजन है वो नेक्स्ट 15 to 18 ईयर्स है, विद द रिटायरमेंट कॉर्पस हैविंग अराउंड 5 crore। तो कैन यू प्लीज, मैं कुछ अभी मेरा जो एग्जिस्टिंग SIP चल रहा है, मैं कुछ वो बता सकता हूँ। इसके साथ कुछ 18,000 का जो फर्दर करने वाला हूँ, उसमें कुछ सजेशन अगर मिल जाता है तो हैविंग ए गुड पोर्टफोलियो हो सकता है। ठीक है, अगर सजेस्ट करे तो कुछ अच्छा। आप कब से कर रहे हैं इन फंड्स में, जहां पर आपके ऑलरेडी 32,500 की SIP चल रही है? इसको कितना टाइम हो गया है? ये 1 साल से चल रहा है, लास्ट 1 ईयर 1 मंथ। ओके, तो रिसेंटली आपने ये पोर्टफोलियो क्रिएट किया है, बट 12 फंड्स हैं इनके पास। प्रबलीन, क्या इतने फंड्स की जरूरत है? और दूसरा, ये जो 18,000 ये एडिशनल SIP में डालना चाहते हैं, उसके लिए भी इन्होंने 6 फंड्स और चुने हैं। तो अगर हम इस कॉम्बिनेशन को देख लेंगे तो फिर इनके फंड्स की जो काउंट है वो मतलब ऑलमोस्ट 20 फंड्स हो जाएंगे। तो बताइए, इनके एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो, इन्होंने जो फर्दर पोर्टफोलियो की प्लानिंग की है, उस पर कमेंट्स और इनका गोल। जी, सुमित जी का 42 इयर्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अमाउंट बहुत अच्छा है। दीपाली जी, इनका जो अपनी SIP का है, पर इस टाइम पे अगर मैं बैलेंस पोर्टफोलियो की एक डेफिनेशन, जब हम एसेट एलोकेशन की बात करते हैं, उस हिसाब से बोलूं तो जब हम खाना खाते हैं तो हम एक दाल, एक सब्जी, रोटी, चावल खाते हैं, डिफरेंट चीजें। इस टाइम के इनका पोर्टफोलियो ऐसे बन रहा है कि हम 3 तरीके की दाल और 2 तरीके की अलग चपाती रख रहे हैं अपने पोर्टफोलियो में। यानी कि अगर आपने सादा दही खाया है या एक तरफ रायता भी रख लिया है, तो उससे सिर्फ आपके पोर्टफोलियो में, आपकी थाली में क्लटर बढ़ने वाला है। जो आपको चीजें वहां से मिल रही हैं वो डुप्लीकेट होने वाली हैं, और आपके पोर्टफोलियो का सेम हाल है इस टाइम पे। आपके पास जो 12 फंड्स हैं बहुत ज्यादा हैं इस टाइम पे, इसलिए जो न्यू एलोकेशंस है अभी तो इनको बिल्कुल आप अभी ध्यान में मत रखिए, बिल्कुल साइड में रखिए। पहले अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा सा रिड्यूस करिए साइज में, और सारे ही एक्टिव फंड्स हैं। दीपाली, जैसे कि हम लोग हमेशा बोलते हैं, लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो है, थोड़ा एक्टिव और पैसिव का मिक्सचर इंडिया में होना चाहिए। जैसे कि अल्फा जनरेशन रिड्यूस हो रहा है, सो सबसे पहले तो थोड़े से अपने फंड्स आप रिड्यूस करिए। मिड कैप में आप कोटक को कंटिन्यू कर लीजिए, एक्सिस को आप एग्जिट कर सकते हैं। कैनरा रुपैको का आपके ऑलरेडी लार्ज कैप है, तो कोई नए लार्ज कैप की आपको जरूरत नहीं है। जो आपने 2 नए फंड्स चुने थे, बिल्कुल जरूरत नहीं है, इसी में एलोकेशन बढ़ाइए। आपके पास इमर्जिंग जो है लार्ज एंड मिड कैप स्पेस है, जो वहां पे भी 2 फंड्स हैं, तो आप कैनरा का एग्जिट कर लीजिए, क्योंकि उसके लार्ज कैप से उसका 70% तक ओवरलैप है। 2 सेक्टोरल फंड्स हैं, तो ये समझना बहुत जरूरी है कि यहाँ रिस्क हाई है, बट यहाँ पे आपका होराइजन है, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। और एक्सिस की 3 स्कीम्स हैं इस टाइम पे, 3 से ज्यादा अब मत बढ़ाइएगा। आपका एक एग्जिट हो जाएगा, मिड कैप तो थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा। इसके अलावा दीपाली, फॉर द टाइमिंग आई थिंक थोड़ा सा कंडेंस करके इन्हीं में एलोकेशन बढ़ाएं, और फिर मेरे ख्याल से थोड़े टाइम बाद रिव्यू करें बिफोर एडिंग एनी न्यू फंड। ओके, ठीक है। तो आपके गोल के लिए तो आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी होंगे, ऑलमोस्ट 70,000 की। एग्जिस्टिंग फंड्स जो हैं उसी में आप ऐड कीजिए, नए फंड्स की ज़रूरत नहीं है। और थोड़े से स्कीम्स कम करने का भी सजेशन आपको दिया गया है, फर्दर आप रिव्यू कर सकते हैं इसी शो में आकर अपने पोर्टफोलियो को लेकर। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। प्रबलीन हमारे साथ बनी हुई है, लौटेंगे कुछ और क्वेरीज को ऐड करेंगे शो में, जल्द वापस आते हैं।